वेलकम टू साइकी माइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग, जिसमें हम नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग देखेंगे। जो उसके टाइप्स हैं, मोटर, वर्बल, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज़ हैं कुछ, क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है। ये सब थ्योरीज़ आज हम इसमें देखेंगे और किस थ्योरी में क्या है वो भी आज हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कि लर्निंग होता क्या है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के जरिए एक नए ज्ञान, स्किल और बिहेवियर को प्राप्त करता है। लर्निंग केवल फॉर्मल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। अब है इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग। नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग, इसमें एक मेन डेफिनेशन दी गई है जो इम्पोर्टेंट भी है, जो यहाँ पे दी है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग के कुछ प्रमुख फीचर्स हैं, जिसमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर। जैसे रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी यहाँ पे परमानेंट चेंज का मतलब है लर्निंग केवल टेम्परेरी नहीं है, ये व्यक्ति के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाती है। और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, यानी लर्निंग केवल किताब के ज्ञान से नहीं होती बल्कि एक्सपीरियंस के जरिए भी होती है। फिर है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लर्निंग एक दिन या एक टाइम तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर चलती रहती है। और ये गोल ओरिएंटेड है, यानी लर्निंग के पीछे एक गोल होता है, जिसमें जैसे एग्ज़ाम पास करना या फिर कोई नई स्किल सीखना। और लास्ट है एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग केवल सुनने या देखने से मतलब लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्टिवली इन्वॉल्व होना भी होता है इसमें। और इसके जो स्कोप है वो हर जगह है, लाइक हर फील्ड में है, एजुकेशन में है, प्रोफेशनल लाइफ में है या सोशल लाइफ से लगा लो, हर एक फील्ड में इसके स्कोप हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके टाइप्स क्या क्या है। जो लर्निंग के टाइप है वो अलग अलग है। जैसे मोटर लर्निंग फर्स्ट है। मोटर लर्निंग का मतलब है कि बॉडी के मसल्स के थ्रू लर्निंग, यानी इसमें व्यक्ति अपनी बॉडी के मोशन को कंट्रोल करके नए टास्क को सीखता है। फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग या ड्राइविंग या साइकिल सीखना या क्लाइंबिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है जिसमें हमारी बॉडी की मसल्स साथ में काम कर रही हों। इसमें कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिस और रिपीटेशंस काफ़ी ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट है हमारा वर्बल लर्निंग। इसमें जो लर्निंग है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, साउंड्स का या फिर पिक्चर्स का भी, यानी ये हमारी वर्ड्स के ज़रिए सीखते हैं हम। और इसमें रेपिटेशंस, एसोसिएशन और प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ और इवेंट्स के बीच रिलेशंस को समझना। इसमें व्यक्ति जनरल रूल्स को समझकर नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैथ्स फार्मूला किसी अलग चीज़ में लगा रहे हैं, एक बार मतलब कोई प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझना, इसमें यानी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी ज़रूरी होती है। और नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि अलग अलग स्टिमुलस के बीच फ़र्क को समझना। ये लर्निंग तब होती है जब व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल एक जैसे दिखने वाले अल्फ़ाबेट्स यानी बी और डी, इनमें डिफरेंस करना, या फिर एक जैसे साउंड्स को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें अटेंशन और फोकस काफ़ी ज़रूरी होता है। अब कुछ थ्योरीज़ हैं लर्निंग की, और थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग में हम अलग अलग थ्योरीज़ देखेंगे। पहला है लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी कि जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का यूज़ होता है, या जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी स्किनर बॉक्स का भी मतलब स्टडी करते हैं। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, यानी
वॉचिंग वर्ड है, यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लर्निंग बाय हायर मेंटल प्रोसेसेस, हायर मेंटल प्रोसेसेस यानी कॉग्निटिव लर्निंग का हम यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन, जो किसने दी है, फेमस साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव ने दी है। और इसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके रिस्पॉन्स डेवलप किया जाता है। न्यूट्रल स्टिमुलस को एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके रिस्पॉन्स डेवलप किया जाता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, जैसे UCS यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी जो नेचुरली एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट है एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स में होने वाली जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है। नेक्स्ट है कंडीशन रिस्पॉन्स, जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो कंडीशंस के बाद रिस्पॉन्स दिया जाता है। फिर है कंडीशन स्टिमुलस, यानी कंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएटेड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, खाना देखकर, मतलब जब डॉगी ने लार टपकाई अपनी या सलाइवा सिक्रेट किया, और फिर नेक्स्ट है घंटी बजती है जब खाना दिया जाता है, तो डॉगी को घंटी बजने पर लार आती है, यानी कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है उससे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, लेकिन बाद में हमने उसे वो बिहेवियर सिखाया, या उसे हम कह सकते हैं कंडीशनड स्टिमुलस के जरिए कंडीशनड रिस्पॉन्स आया। अब देखिए यहाँ पर, जैसे बिफोर कंडीशनिंग क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, फूड या फिर जो भी उसे मीट पाउडर दिया गया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, हमने कोई भी विसल बजाई और उसे सुनकर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ डॉगी को, तब ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने क्या किया, साथ में ही हमने विसल बजाई और साथ में हमने फूड दिया, तो इससे एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया। और बाद में वो किस चीज़ में चेंज हुआ, यानी हमने विसल बजाई यानी कोई कंडीशन स्टिमुलस दिया जिससे कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। तो इसको एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। पावलोव का ये कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस अभी मैंने आपको समझा दिया है। कंडीशन स्टिमुलस बताया आपको, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या आया लास्ट में। फिर है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है एक्सटेंशन, यानी कि वंस कंडीशन ऑलवेज कंडीशंस। फिर है, कई बार ये पूछा जाता है कि एक्सटेंशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसने दिया था, वो पावलोव ने दिया था, ये पावलोव की टर्म है। फिर है स्पॉन्टेनियस रिकवरी और रिकंडीशनिंग। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद अगर डॉगी वो चीज़ भूल जाता है, लेकिन हम उसे अगर दोबारा याद दिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसे दोबारा याद आने लगता है। जनरलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी जनरलाइजेशन, किसी सेम चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्स आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मंदिर की घंटी बजी है या फिर किसी आइसक्रीम की बेल है, तो वो सिमिलर अगर उसे समझ रहा है तो उस टाइम पे उसका रिस्पॉन्स। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर वो डॉगी बेल में और इस मंदिर की घंटी में और जो आइसक्रीम वाले की जो घंटी होती है उसमें अगर अंतर कर पा रहा है, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि जॉन बी वॉटसन ने दिया था। और इसमें जो है, इस एक्सपेरिमेंट को जॉन बी वॉटसन ने दिया था, यानी एक बच्चे को एक सफ़ेद चूहे से दिखाया गया था जो पहले न्यूट्रल था। एक बच्चा है, उसको चूहा दिखाया गया सफ़ेद, लेकिन वो नहीं डरा। देन क्या किया, जब चूहे को दिखाया तो उसके साथ ज़ोर से एक लाउड नॉइज़ की गई जिससे बच्चा डर गया, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, वाइट रेट। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, लाउड नॉइज़। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या आया, बच्चा डर गया और रोने लगा, जो इमोशनल रिस्पॉन्स उसका आया
कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा चूहा था, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या आया, बच्चा रोने लगा। इसे रैट और रैबिट, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो ये रैबिट दिख रहा है, बाकी रैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लर्न हेल्पलेसनेस। इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट समझते पहले किसने दिया है, जो कि मार्टिन स्लिगमैन ने दिया है। मार्टिन स्लिगमैन का कॉन्सेप्ट है लर्न हेल्पलेसनेस। जब एक व्यक्ति बार बार के फेलियर के बाद अपने एफर्ट्स को रोक देता है तो इसे लर्न हेल्पलेसनेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति जो बार बार फेल हो रहा है एग्ज़ाम देने के बाद, तो एग्ज़ाम को छोड़ ही देता है वो लास्ट में। यहाँ पे जैसे डॉग का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे अगर ये लीवर दबाएगा तो डॉगी को शॉक नहीं लगेगा, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे शॉक लगेगा। तो इससे भी सीख जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिगमैन्स लर्न हेल्पलेसनेस एक्सपेरिमेंट विद डॉग यूज्ड एन apparatus दैट मेजर्ड व्हेन द एनिमल वुड मूव फ्रॉम ए फ्लोर डिलीवर्ड शॉक टू वन विदाउट। सो मार्टिन स्लिगमैन ने कब दिया था, 1960 में, फिनोमिना ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस, ये आप याद रखेंगे। जो नेक्स्ट है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्निंग है, जो कि किसने दी है, BF स्किनर ने। और बिहेवियर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, ये चीज़ इसमें बताई गई थी। मेन कॉन्सेप्ट है रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का। अब इसके 4 टाइप है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड देना, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यानी बुरा काम रोकने के लिए रिवॉर्ड देना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी कि बुरा काम करने पर पनिशमेंट देना, और नेगेटिव पनिशमेंट यानी रिवॉर्ड वापस लेना। लिख देती हूँ, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। फिर है शेड्यूल्स हैं इसके, जिसमें हमने एक पिछली क्लास में जिसमें मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग बिल्कुल अच्छे से करवाई है, उसमें बताया गया है 4 हमारे शेड्यूल्स हैं, जिसमें है फिक्स्ड रेशो यानी हर बार एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड, वेरिएबल रेशो यानी कभी फिक्स्ड कभी अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड, फिक्स्ड इंटरवल यानी कोई एक फिक्स टाइम के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है, और वेरिएबल इंटरवल यानी कि कोई भी अलग अलग या रैंडम टाइम पीरियड्स पर जो रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आता है शेपिंग और चेनिंग। शेपिंग का मतलब है कि स्मॉल स्टेप्स, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप किया, तीसरा स्टेप के थ्रू हम बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं। फिर है शेपिंग, मतलब चेनिंग का मतलब है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को जोड़कर एक बड़ा बिहेवियर क्रिएट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, फिर हमने फेस वॉश किया, उसके बाद हमने पानी पिया, तो वो जो छोटे छोटे स्टेप करके हम जो करते हैं वो चेनिंग है। फिर है यहाँ पे एक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, इसमें कुछ थॉर्नडाइक के इफ़ेक्ट्स भी थे। थॉर्नडाइक जो स्किनर के वर्क से इंस्पायर्ड हुए थे, उन्होंने दिया था प्रिंसिपल लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का, जिसमें फिर उन्होंने जैसे लॉ ऑफ इफ़ेक्ट और भी दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये 3 दिए थे। फिर है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, जिसको कहा गया था बाद में इन जो थॉर्नडाइक की जो एक्सपेरिमेंट है उसे। फिर है रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। शेड्यूल्स जो आपको बताए हैं ये रहा, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग एंड चेनिंग, जो आपको मैं बता चुकी हूँ,
ये दोनों टॉपिक। फिर है एक प्रिमाक प्रिंसिपल जो कि डेविड प्रिमाक ने दिया है। अ मोर प्रेफर्ड बिहेवियर कैन बी यूज्ड एज रिइंफोर्समेंट फॉर अ लेस प्रेफर्ड बिहेवियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को, जो कि एल्बर्ट बेंडूरा की है। और ये मतलब इसमें क्या है कि दूसरे के बिहेवियर को देखकर सीखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अपनी माँ के जैसे नमस्ते करते हैं तो उसको कॉपी करता है, या फादर कुछ करते हैं तो उसको जैसे कॉपी करता है। तो देखकर सीखना, ऑब्ज़र्व करना, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद वही बिहेवियर वो रिपीट करता है। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम किसी चीज़ को देखकर सीख रहे हैं, यानी मॉडल के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक बोबो डॉल के साथ बच्चा क्या कर रहा है, अग्रेशन अपना दिखा रहा है। चिल्ड्रन इमिटेटिंग द अग्रेशन बिहेवियर ऑफ एन एक्टर या फिल्म, यानी कुछ बच्चे जब टीवी में जो चीज़ देखते हैं वही फिर रिपीट करने लग जाते हैं, वही नकल करते हैं या डांस सीखते हैं। तो वो चीज़ें हैं इसमें हैं। जैसे इसके कुछ प्रोसेस हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन का मतलब है कोई चीज़ हम फोकस से देख रहे हैं और फिर उसे सीख रहे हैं। फिर है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर फॉर फ्यूचर रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज़ को देखकर फिर उसका रिहर्सल करना मेंटली तरीके से। फिर है प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको, यानी दोबारा वो चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। जो चीज़ ऑब्ज़र्व करके याद रखी गई वो उसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। फिर है लास्ट में मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी व्यक्ति के व्यवहार को रिपीट करने के लिए जो इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड मिले तो मोटिवेशन बढ़ेगी, और अगर पनिशमेंट मिलता है तो मोटिवेशन कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप देख रहे हैं एक बच्चा अग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है। अगर इस बिहेवियर पर बच्चे को अगर मोटिवेशन मिले, यानी रिवॉर्ड मिले कुछ अच्छा, तो उसका अग्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा पनिश कर दें तो अग्रेशन कम हो जाएगा और दोबारा बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है कोई चीज़ हम हमारी लर्निंग के प्रोसेस में सोच विचार शामिल कर रहे हैं, यानी कि हायर मेंटल प्रोसेसेस का हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा हो कि सिंस बोथ ह्यूमन एंड एनिमल प्रोसेस ब्रेन, देयरफॉर लर्निंग विदाउट हायर मेंटल प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि हमारी हायर मेंटल प्रोसेस के बिना लर्निंग पॉसिबल नहीं है जो हम कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं। फिर है लेटेंट लर्निंग, जो कि टोलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है मेज़ लर्निंग, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे लेटेंट लर्निंग यानी छुपे हुए बिहेवियर को हम सीखते हैं, यानी सीखना होता है पर तब तक प्रतिबंधित नहीं होता जब तक वो मतलब ना किया हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक चूहा है और वो ये चीज़ें सीख रहा है। फूड यहाँ पे रखा हुआ है, कई दिनों से वो देख रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन पहले वो कोशिश करेगा, लेकिन जब उसे वो खाना मिल जाएगा फिर वो अपना एक माइंड में बना लेगा कि वो किस किस जगह से गया था और उसे खाना मिला था, तो वो चीज़ें वो सीख जाता है। इसमें जैसे 3 स्टेप बताए थे। एक स्टेप था जिसमें खाना नहीं दिया जाता, यानी फूड नहीं मिलता। दूसरा स्टेप था जिसमें 11वें दिन उसे मिलता है,
और तीसरा था जिसमें उसे रोज़ मिलता है फूड। तो ये देखा गया कि जिसमें 11वें दिन फूड मिला था जिस चूहे को, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाई पीक पे था, और जिसे रोज़ मिल रहा था उनके बिहेवियर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया था, और ना ही उनके बिहेवियर में चेंज था जिनको कभी मिला ही नहीं फूड। नेक्स्ट है इंसाइट लर्निंग। इंसाइट लर्निंग है एकदम से समझ में आना, यानी अह मोमेंट भी इसको बोला जाता है, अह मोमेंट। ये वोल्फगैंग कोहलर का है एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो देखते हैं कि एक बंदर है जिसे एक बंदर यानी चिंपैंजी है जिसे एक रूम में रखा जाता है और उसको ऊपर छत से कूदना है, लेकिन पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो बाद में कुछ बॉक्सेस को देखता है तो उसके माइंड में एकदम से आता है कि क्यों ना उन बॉक्सेस को रख के और फिर वो वहाँ से कूद जाए। तो ये जो उसको एकदम से दिमाग में आया, इसको बोलते हैं इंसाइट लर्निंग, यानी अह मोमेंट लर्निंग। फिर है कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं लर्निंग की, जैसे इमेजिनरी रिहर्सल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेंटल इमेजिनरी यानी कोई चीज़ हम दिमाग में पहले बना लेते हैं, रिहर्सल हम कोई चीज़ उसका रिहर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं बार बार, और ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम वो चीज़ कर रहे हैं। लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। इसमें है कंट्रोल ओवर टाइम, यानी इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट रिस्ट्रिक्ट बाय द टाइमिंग ऑफ स्कूल और कॉलेज, वन कैन लर्न एनी टाइम, यानी इसमें हम ऑनलाइन लर्निंग को रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब पर कभी भी कुछ भी चला के कौन सी भी क्लास देख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। कंट्रोल ओवर द प्लेस, इट मीन्स लर्निंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक स्कूल और क्लास, यानी उस जगह पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी क्लास को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं। कंट्रोल ओवर पाथ, लर्निंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेडागोजी यूज्ड बाय टीचर, यानी आप अपने हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। कंट्रोल ओवर पेस, वन कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन वन टॉपिक, यानी कितना भी टाइम आप एक टॉपिक को दे सकते हैं। सो आज का जो हमारा इतना ही था। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद मी। सो यू कैन जॉइन साइके माइंड फॉर मोर। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पहले की वीडियोस में मैंने टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है और नंबर भी, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।